नमस्कार मेरे क्लास 8 के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एक छोटी सी प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विथ हिंदी पर। आज हम क्लास 8 के मैथ का पहला चैप्टर परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट आपको नए तरीके से पढ़ने को मिल सके। चलिए समझते हैं परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0। इसका कहने का मतलब है q यानी अगर कोई परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखी गई तो उसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q बराबर 0 हो गया तो उसका मान इन्फिनाइट आएगा, अर्थात अपरिभाषित आएगा। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, पूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ा था, उसके बाद पूर्णांक के भी बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद आया हमारा परिमेय संख्या। तो बेसिकली समझिए, परिमेय संख्या इन सभी का मिश्रण है। लेकिन अगर परिमेय संख्या p अगर हम ले लिए, कोई प्राकृतिक संख्या 2, तो 2 भी हमारा परिमेय संख्या और नीचे कुछ नहीं लिए 1, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। ये एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या भी है। जैसे हमने ले लिया -3/2, ये भी परिमेय संख्या है। अगर हमने -1 ले लिया, ये भी परिमेय। अब अगर √16 ले लिया तो ये परिमेय संख्या है। चलिए कैसे, √16 ले लिया तो ये परिमेय संख्या है। तो चलिए समझते हैं √16 हमारा परिमेय संख्या कैसे हुआ। √16 को हम क्या 4 × 4 लिख सकते हैं, और ये रूट का हिंदी में मतलब होता है वर्गमूल। अगर कोई संख्या दोबारा आ जाए तभी ये रूट से बाहर निकलता है, अर्थात ये 4 का स्क्वायर हुआ तो 4। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट हम 15 की बात करें, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्याएं अब समझते हैं। परिमेय संख्या हमारी दशमलव के रूप में भी रह सकती है। जैसे 2.25 लिया तो ये परिमेय संख्या दशमलव के रूप में भी रह सकती है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई निश्चित संख्या आ जाए तो ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अगर अनिश्चित संख्या आ जाए तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो हमारा परिमेय संख्या का परिभाषा समझ गए। अब चलते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में। परिमेय संख्या के गुणधर्म की बात करते हैं। पहले गुणधर्म की बात करते हैं हम क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता होता क्या है? क्रम विनिमयता मतलब होता है अंकों की अदला बदली, यानी एक अंक को कभी इधर लिख दिए कभी इधर लिख दिए, यही हुआ हमारा क्रम विनिमयता। चलिए पहला देखते हैं पूर्ण संख्या। आप जानते होंगे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, और कहाँ तक जाती है? अनंत। 0 जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक, ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ। ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ, ठीक। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ये अनंत तक जाएगी, ये प्राकृतिक संख्या हुई, ठीक। तो वैसे ही कह रहा है कि हमारा क्रम विनिमयता क्या हुआ। क्रम विनिमयता मतलब हुआ अंकों की अदला बदली। जैसे संक्रियाएं हमारी पहले लिए हम पूर्ण संख्या में हम चेक करते हैं क्या ये क्रम विनिमयता नियम लागू होता है या नहीं। संक्रियाएं हम लिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग। संक्रियाएं हमारे पास 4 होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो जोड़ में हम देखते हैं क्या क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है। जैसे 2 और 3 हमने पूर्ण संख्या लिया, अब इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 5 आया। वैसे ही जब इन संख्याओं को पलटा गया, अंकों की अदला बदली की गई, जब फिर इन्हें जोड़ा गया तो ये फिर भी 5 आए। तो इससे हमें पता चला कि क्रम विनिमयता का पालन योग में होता है। पूर्ण संख्या में योग में क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है। वैसे ही हमने 0 और 5 को जोड़ा तो 5 हुआ, और 5 और 0 को जोड़ा तो फिर 5 हुआ। अब घटाव पे चलते हैं। घटाव पे जैसे हमने 2 और 3 लिया, ये पूर्ण संख्या है, जब इन्हें घटाया गया तो हमारा ये -1 आया। जब इन संख्या को पलट कर लिख कर फिर घटाया गया तो ये +1 आया, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है। इससे हमें पता चला कि घटाव में क्रम विनिमयता नियम पालन नहीं होता। वैसे ही चले हम गुणा में देखें। गुणा में हमने फिर वही संख्या ली, पूर्ण संख्या 2, 3। जब इनको गुना किया गया तो 6 आया, फिर इनको 3 और 2 को गुना गया फिर भी 6 आया। ऐसे ही जब 0 और 5 को गुना गया तो 0 आया, और 5 और 0 का इससे पता चला कि बराबर आने पर हमारा ये संख्या नियम गुना के नियम का पालन करता है। अब चले आए हम भाग पर। भाग के बारे में हम समझते हैं।
जैसे हमने 4 और 2 लिया, जब इन दोनों को भाग लगाया गया तो हमारा भागफल 2 आया। जब उन्हीं संख्याओं को पलट कर लिख कर क्रम विनिमयता के रूप में लिखा गया और जब इनको भाग लगाया गया तो हमारा आंसर समान नहीं आया। तो इससे हमें पता चला कि गुण भाग में क्रम विनिमयता का नियम पालन नहीं करता है। जैसे हमने 5 भागा 0 लिया तो इसका आंसर आया इन्फिनाइट, और 0 भागा 5 लिया है तो इसका आंसर आया 0। तो इससे पता चला कि यह नियम का पालन नहीं करता। अब आगे हम देख लेते हैं क्या हमारा पूर्णांक में ये नियम पालन होता है या नहीं। चलिए पूर्णांक में देखते हैं। पूर्णांक में हमने फिर संक्रियाएँ वही ली, जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक, संख्याएं हमने ली 2 और -5। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो हमारा आंसर आया क्रम विनिमयता में -3। जब उन्हीं को क्रम विनिमयता करके लिखा गया, मतलब -5 और 2 को आगे लिखा गया, अब जो इनको जोड़ा गया तो भी -3 आया। तो इससे पता चला कि ये नियम का पालन करता है। जब इन्हीं संख्या को घटाव में लिया गया तो देख 2 और -3 को लिया गया, जब इन दोनों को घटाया गया तो हमारा आंसर 5 आया। जब इन संख्याओं को -3 को आगे किया गया और 2 को पीछे, जब इन दोनों को घटाया गया तो आंसर हमारा -5 आया, जो कि समान नहीं है, इसीलिए घटाव में क्रम विनिमयता का नियम पालन नहीं होता है। घटाव में हमारा पालन नहीं होता। चलिए अब गुणा में देखते हैं। गुणा में हमने संख्या ली 2 और -3, ये दोनों पूर्णांक हैं। अब जब इन पूर्णांकों को गुणा किया गया तो हमारा आया -6 आंसर। अब जब इन पूर्णांक अंकों की अदला बदली की गई और जब इनको गुना किया गया तो हमारा आंसर -6 आया। -3 और 2 को गुना किया तो फिर भी हमारा आंसर समान है। तो इससे पता चला कि गुना में हमारा क्रम विनिमयता का नियम पालन करता है पूर्णांकों के लिए। वैसे ही चले गए हम भाग पर, और भाग में हमने देखा 2 और 3 को जब भाग लगाया गया तो इससे पता चला कि 2/3 आया। जब इसी संख्या को अदला बदली 3 और भाग 2 किया गया तो इसका आंसर है 3/2, जो कि इससे पता चला कि ये भाग में नियम पालन नहीं करता। अच्छा, बहुत बच्चों का डाउट रहता है क्या 2/3 और 3/2 कैसे होता है। चलिए इसको दिखाते हैं 2/3 क्या होता है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, 2/3 दिया जाता है तो 2 और भाग जब 3 इसको दिया जाता है तो हमेशा याद रखिए 2 ऊपर लिखाएगा, जो संख्या आगे है उसको आगे कीजिए, भाग का मतलब बटे और बाकी बटे 3। अगर यहीं 3/2 लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 3 ऊपर और 2/2। समझ में आया। भाग के बारे में कभी ऐसा बात नहीं बोलेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं हम अपना पूर्णांक के बारे में हम समझ चुके। अब चलते हैं हम अपना समझने परिमेय संख्या के विषय में। परिमेय संख्या पर क्या ये संक्रिया का नियम पालन होता है या नहीं। परिमेय संख्या में फिर हमने संक्रियाएं ली, जोड़ घटाव गुणा भाग, और हमने परिमेय संख्या ली 2/3 और 3/4। जब इनको जोड़ा गया तो हमारा आंसर आया 7/12। और जब इन संख्याओं को क्रम विनिमयता के रूप में लिखकर फिर जोड़ा गया 3/4 और 2/3 को जोड़ा गया तो 7/12 आया। इससे हमारा पता चला कि जोड़ में परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है। ठीक, अगला हम देखते हैं घटाव में। घटाव में क्या होता है कि 2/3 लिया गया और 4/5, जब इन दोनों को घटाया गया तो हमारा आंसर है -2/15। और जब इन संख्याओं को व्युत्क्रम किया, मतलब अदला बदली की गई अंकों की, तो 4/5 आगे को किया गया और 2/3 किया गया, और जब इनको घटाया गया तो हमारा आंसर आया +2/15। इससे पता चला कि घटाव में क्रम विनिमयता का नियम परिमेय संख्या के लिए लागू नहीं होता है। अब चलिए हम गुणा में देखने के लिए। गुणा में हमने संख्या ली 2/3 और 4/5। जब इन दोनों को गुणा किया गया तो आंसर आया 8/15। जब इन संख्याओं को पलट कर लिखा गया 4/5 और 2/3, अब जब इन दोनों को गुणा किया गया तो भी हमारा आंसर है 8/15। इससे पता चला कि गुणा में परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है। अब हम भाग में देखते हैं। भाग में हमने संख्या लिखी 2/4 और 4/5। जब इन दोनों को भाग लगाया गया तो इसका आंसर अलग कुछ आया। अब जब 4/5 और 2/3 को भाग लगाया गया, इसका आंसर कुछ अलग है। आप करके देख सकते हैं। तो ये दोनों कभी समान नहीं आए। इससे हमें पता चला कि परिमेय संख्या के लिए भाग में क्रम विनिमयता का नियम पालन नहीं करता। अब इन सभी बातों का हमने एक सारांश लिख दिया है एक लाइन में। तो चलिए समझते हैं सारांश से। हमने संख्याएँ ली थी, पहले परिमेय संख्याएँ ली, पूर्ण संख्या ली, पूर्णांक ली और प्राकृतिक संख्या। हालांकि हमने प्राकृतिक संख्या नहीं ली, प्राकृतिक संख्या की जगह पे हमने पूर्ण संख्या ली। यही पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक की पूरे की जो पूर्ण संख्या नियम पालन करेगी वही हमारी संख्याएं प्राकृतिक भी पालन करेगी। परिमेय संख्या में हमने देखा
कि जोड़ का नियम पालन करती है लेकिन घटाव का नहीं करती, गुणा का करती है नियम पालन क्रम विनिमयता, जबकि भाग का नहीं करती। उसी प्रकार पूर्ण संख्या में जोड़ का नियम पालन होता है क्रम विनिमयता के लिए, घटाव में नहीं होता है, गुणा में होता है और भाग में नहीं होता है। उसी प्रकार हमने पूर्णांक में देखा कि जोड़ में पूर्णांक क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है, घटाव में नहीं होता है, गुणा में होता है और भाग में नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं पालन करेगी वही करेगी। तो जोड़ में क्रम विनिमयता का नियम पालन होगा लेकिन घटाव में नहीं होगा, गुणा में होगा, भाग। इससे कहने का मतलब है सभी संख्याओं में जोड़ और गुणा में क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है। सभी संख्याओं में जोड़ और गुणा में क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है, घटाव और भाग में नहीं होता है। चलिए अगला टॉपिक हम समझते हैं सहचार्यता। यह सहचारिता क्या होता है? सहचारिता समझने के लिए सहचारिता में हमेशा 3 संख्याएं ली जाती है या 3 अंक बोलिए, 3 अंक एक साथ होती है जिसमें 2 संख्याओं को एक छोटे कोष्ठकों में रखा जाता है तथा वही पुनः प्रक्रिया दोहराई जाती है। 2 संख्याओं को कभी एक साथ रखकर जोड़, घटाव या गुणा किया जाता है, कभी 2 संख्याओं को एक साथ रखकर जोड़, घटा, गुणा, वही प्रक्रिया। चलिए समझते हैं। हमने फिर लिया पूर्ण संख्या और संक्रियाएँ हमारी 4 होती हैं। हमने बताया जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो जोड़ में हमने पहले देखा संख्याएं 3 ली, 2, 3, 5। अब इन तीनों को जोड़ा गया, लेकिन जब जोड़ा गया तो 2 संख्याएं को एक साथ ली गई, जैसे 2, 3, 5। इन तीनों को जोड़ा गया, पहली बार 2 और 3 को एक साथ लिया गया तो हमारा आंसर 10 आया। फिर 2, 3, 5 जब इनको जोड़ा गया और 3 और 5 को एक साथ लिया गया फिर भी हमारा आंसर आया 10। इससे हमारा पता चला कि जोड़ में सहचार्यता का नियम पूर्ण संख्या के लिए लागू होता है। अगला हम घटाव में देखते हैं। 2, 3, 4 संख्याएं ली गई। अब इन तीनों को जब घटाया गया, जब तो 2 और 3 को एक साथ रखा गया तो हमारा आंसर -1 आया और -4 जब घटाया तो हमारा आंसर आया -5। फिर 2, 3, 4 फिर उन संख्याओं को लिया गया, फिर 2 को एक साथ लेकर फिर घटाया गया तो हमारा आंसर 3 आया। इससे पता चला कि आंसर समान नहीं आया। इससे पता चला कि हमारा सहचार्यता, घटाव में पूर्ण संख्या के लिए सहचार्यता का नियम का पालन नहीं होता है। चलिए अब गुणा में देखते हैं। गुणा में फिर हमने संख्याएं ली 2, 3, 4। अब इन तीनों को गुणा किया गया, एक बार 2 संख्याओं को साथ लेकर, एक बार अलग 2 संख्याओं को साथ लेकर, तो आंसर समान आया। इससे पता चला कि गुणा में पूर्ण संख्या के लिए सहचार्यता का नियम का पालन करता है। अब चलिए समझते हैं भाग में क्या होता है या नहीं। चलिए भाग में समझते हैं। भाग के लिए हमने फिर संख्याएं ली 2, 3, 4। अब इन तीनों को जब भाग लगाया गया तो हमारा जब 2 संख्याएं एक साथ ली गई तो एक बार 1/6 आया। अब जो 2 संख्या को अलग 2 संख्या को एक साथ लिया गया तो हमारा आंसर आया 8/3। इससे पता चला कि पूर्ण संख्या के लिए सहचार्यता का नियम भाग में पालन नहीं होता है। अब हम आ गए पूर्णांक पर। पूर्णांक पर फिर हमने संक्रियाएँ वही ली, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। चलिए समझते हैं पूर्णांक। ये सब तो आप जानते होंगे कक्षा 6, 7, 8 में भी हालांकि पढ़ाया बहुत जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में जवाब दे सकता हूँ। ठीक है। चलिए फिर हमने संख्या ली पूर्णांक संख्या 2, 3, 4। जब इन तीनों को जोड़ा गया सहचार्यता के नियम से तो 9 आया। अब फिर इन संख्याओं को 2, 3, 4 जो एक बार अलग संख्या को 2 संख्या को साथ लेकर, एक बार फिर 2 संख्या को साथ लेकर जब जोड़ा गया तो आंसर हमारा समान आया। इससे पता चला कि पूर्णांक में जोड़ के लिए सहचार्यता का नियम का पालन होता है। इसी प्रकार हमने जब घटाव में देखा, फिर संख्याएं 2, 3, 4 जब इन तीनों को घटाया गया एक बार 2 संख्या को साथ लेकर तो हमारे में हमने संख्याएं ली 2, 3, 4। जब इन तीनों को गुणा किया गया तो एक बार अगर 2 संख्याओं को एक साथ लिया गया और एक बार अलग 2 संख्याओं को साथ लिया गया तो हमारा आंसर समान आया। जिससे हमें पता चला कि पूर्णांक के लिए गुणा में सहचार्यता का नियम का पालन होता है। अब उसी प्रकार हमने भाग में देखा। भाग में है हमारा लिए 2, 3, 4। जब इन 2 संख्याओं को एक साथ लेकर और इन 2 संख्याओं को एक साथ लेकर भाग दिया गया तो हमारा आंसर समान नहीं आया। जिससे पता चला कि भाग में पूर्णांक के लिए सहचार्यता का नियम का पालन नहीं होता। तो चलिए अब समझते हैं हम परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या में हमने फिर ली संक्रियाएँ ली 4, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अब इन संख्याओं में जब हमने जोड़ किया गया तो जोड़ से हमारा निष्कर्ष आया सहचार्यता में कि ये निष्कर्ष के नियम का पालन करता है।
और घटाव में जब हमने संख्याओं को घटाया, अलग अलग संख्याओं को दो संख्याओं को एक साथ लेकर, तो हमारे आंसर समान है, जिससे पता चला कि हमारा घटाव में परिमेय संख्या के लिए सहचर्यता का नियम पालन नहीं होता। उसी प्रकार गुणा में हमने देखा, तो गुणा में हमें पता चला कि सहचर्यता का नियम पालन होता है, जबकि भाग में नहीं होता है। इन संख्याओं का अब सारांश यहाँ समझिए। तो हमने संख्याएं ली थी परिमेय, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। योग में ये सभी संख्याएं सहचर्यता के नियम का पालन करती है, जबकि घटाव में नहीं करती, गुणा में करती है और भाग में नहीं करती। उसी प्रकार जिस प्रकार क्रम विनिमयता नियम में ये पालन होता था। अब चलते हैं हम अपना नियम संवरक समझते हैं। संवरक नियम क्या होता है? संवरक या संवृत नियम। संवरक या संवृत नियम वह नियम है इसे जिस संख्या पर लागू किया जाता है। संवृत नियम परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे समझते हैं हम पूर्ण संख्याएं लिए और इस पर संक्रियाएं हम लगाए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये पूर्ण संख्या ली और हमें परिणाम के रूप में भी अगर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, तो यह नियम संवरक नियम का पालन करती है। जैसे हम जोड़ में 2 और 8 को जब जोड़े तो हमारा आंसर 10 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और उसी प्रकार हमने 0 और 2 को जब जोड़ा तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। इससे पता चला कि ये संवरक नियम का पालन करती है। जोड़ परिमेय पूर्ण संख्या के लिए संवरक नियम का पालन करती है। उसी प्रकार हम घटाव में देखा, तो जब हम 5 और 3 दो पूर्ण संख्याओं को घटाया तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। जब इन संख्याओं को बदला गया और 3 और 5 ले गया, जब इनको घटाया गया तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। इससे पता चला कि कुछ पर घटाव का नियम पालन होता है, संवरक नियम, और कुछ पर नहीं होता है। इसीलिए हमने घटाव पर संवरक नियम का पालन नहीं होता है, हमने लगाया। अगला समझते हैं गुणा पर। गुणा में हमने देखा, गुणा में हमने संख्याएं ली 2 और 5। जब इन दोनों को गुणा किया गया तो हमारा आंसर 10 है। उसी प्रकार 2 और 3, तो ये दोनों एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि गुणा में संवरक नियम का पालन होता है, लेकिन भाग में नहीं होता है। उसी प्रकार हमने चेक किया, भाग में एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अब चलिए पूर्णांक पे देखते हैं। अगर जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त हो जाए तो ये जोड़ के नियम का पालन करेगी। तो देखते हैं जोड़ में, जैसे मैंने -8 और 3 को जोड़ा तो -5 एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। उसी प्रकार -8 और -3 को जब जोड़ा गया -11 प्राप्त हुआ। ये भी एक पूर्णांक। इससे पता चला कि पूर्णांक में जोड़ के लिए संवरक नियम का पालन होता है। उसी प्रकार घटाव में जब हमने देखा, तो घटाव में भी 8 और 3 को जब घटाया गया तो 5 है, ये एक पूर्णांक है। और जैसे 3 और 8 को घटाया गया तो ये भी -5 एक पूर्णांक है। इससे पता चला कि घटाव में पूर्णांक के लिए संवरक नियम का पालन होता है। उसी प्रकार जब हमने गुणा में देखा, 2 और 3 को गुणा किया गया तो हमारा आंसर 6 आया, जो एक पूर्णांक है। उसी प्रकार जब मैंने -2 गुणा और 3 किया तो -6 आया, जो कि पूर्णांक है। इससे पता चला कि वही संख्या प्राप्त हो रही है, जो संख्याएं हमने ली, पूर्णांक और पूर्णांक ली, वही संख्याएं प्राप्त हो रही है। इसीलिए ये संवरक नियम पालन करे, भाग में तो नहीं करेगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक, अगला समझते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में संक्रियाएं हमने जोड़, घटा और गुणा, भाग ली। जोड़ में हमने देखा, जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो इससे पता चला कि संवरक नियम का पालन हुआ। घटाव में जब अलग अलग संख्याओं को लिया तो वो भी p/q के रूप में प्राप्त हुआ। इससे पता चला कि एक परिमेय संख्या संवरक नियम का पालन करती है। अब चलिए हम देखते हैं गुणा में क्या हमारा नियम का पालन होता है या नहीं। गुणा में हमने देखा दो संख्याएं जब ली और इनको जब गुणा किया गया तो ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। इससे पता चला कि गुणा में भी संवरक नियम का पालन होता है। जबकि भाग में हमने दो संख्याओं को एक साथ लिया तो पता चला कि एक बार परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। जब दूसरी बार हमने भाग दिया तो इससे पता चला कि एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमें पता चला कि भाग में परिमेय संख्या के लिए संवरक नियम पालन नहीं होता।
अब इनका सारांश यहाँ समझते हैं। सारांश में कहा गया, संख्याएं हमने ली थी पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, और हमारा नियम था संवरक या संवृत नियम। संवरक या संवृत नियम फिर से याद दिला देते हैं, वही नियम है। जो संख्याएं रहते अगर परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त ली, जैसे पूर्णांक लिया तो परिणाम के रूप में भी हमें पूर्णांक में पूर्ण संख्या ले तो परिणाम के रूप में भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो भी यह नियम संवरक नियम लगेगा। जोड़ के लिए हमने देखा सभी संख्याओं पर लागू होता है, जबकि घटाव में कुछ ही संख्याओं पर लागू होता है। जैसे याद रखिएगा, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या के लिए नहीं होता है, बाकी सभी के लिए होता है। गुणा में देखा तो हमने सभी के लिए लागू होता है, जबकि भाग में किसी के लिए लागू नहीं होता। चलिए अब समझते हैं जोड़ में शून्य की क्या भूमिका है। जब हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उन संख्याओं में क्या भूमिका आ जाती है। जब हमने एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ली, जब इनमें हमने जीरो को जोड़ा, शून्य को जोड़ा, तो हमारा संख्या वही प्राप्त हुआ। जब हमने एक पूर्णांक संख्या ली और इनमें जब जीरो को जोड़ा गया तो वही संख्या प्राप्त हुई। और जब हमने एक परिमेय संख्या ली, जब इनमें शून्य को जोड़ा गया तो वही संख्या प्राप्त हुई। इससे कहने का मतलब है कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो वही संख्या योज्य तत्समक या योगात्मक तत्समक कहलाती है। योगात्मक तत्समक, अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता और वही संख्या प्राप्त हो गई तो उसे योज्य तत्समक या योगात्मक तत्समक कहा जाता है। नोट में हम समझते हैं, अगर किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, जबकि गुणा करने पर शून्य आ जाता है। गुणा करने पर शून्य और भाग देने पर अपरिभाषित आ जाता है। कि जब किसी संख्या में हम जोड़ते या घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जब किसी संख्या हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हुई, घटाएं तो वही संख्या। लेकिन गुणा में शून्य प्राप्त हो जाता है और भाग में अपरिभाषित हो जाता है। चलिए अगला चीज़ समझते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है उसके बारे में हम समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा योज्य तत्समक या योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो चलिए समझते हैं। यदि किसी दो संख्याओं का योगफल शून्य आ जाता है तो वे संख्याएं एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे समझते हैं 3 का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम -3। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर शून्य आता है। जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, अगर आंसर शून्य आ जाए तो वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम। 3 का योज्य प्रतिलोम -3 और -3 का योज्य प्रतिलोम 3 होता है। देखिए जैसे हमने लिखा -3 का योज्य प्रतिलोम 3 हुआ। जैसे -3 और 3 को जोड़ा तो बराबर। योज्य मतलब जोड़ और प्रतिलोम मतलब उल्टा। जोड़ का उल्टा क्या होगा? घटा, और घटा का उल्टा भी याद रखिएगा इसमें जोड़। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या को लिए, अब जब इनको का योज्य प्रतिलोम किया गया तो -2/3। अब इन दोनों को जोड़ के देखा तो आंसर हमारा 0 आया। इससे पता चला कि किसी दो संख्याओं का योगफल यदि शून्य हो तो। योज्य प्रतिलोम समझने के बाद अब हम समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? गुणात्मक मतलब गुना और प्रतिलोम मतलब उल्टा। गुना का उल्टा हमेशा क्या होता है? भाग। और हमेशा याद रखिएगा भाग का उल्टा इसमें गुना भी लिया जाता है। जैसे समझते हैं, यदि किसी दो संख्या का गुणनफल 1 हो तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 हुआ। अब इन दोनों को जब गुना किया गया तो हमारा गुणनफल 1 आया। इससे पता चला कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 और 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 है। उसी प्रकार हमने इसे में निकाले 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 हुआ। इसी प्रकार -7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-7 हुआ। जब इन दोनों को गुना किया जाएगा तो हमारा गुणनफल 1 आएगा। इसीलिए ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। लेकिन नोट में एक बात याद रखिएगा, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर शून्य को हम गुना से भाग बनाए, बटे के फॉर्म में लिखें तो वो हमारा इन्फिनाइट अपरिभाषित माना जाता है। इसीलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अगला समझते हैं गुना में 1 की क्या भूमिका है। चलिए समझते हैं 2 गुना 1। 2 क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है। जब इनको 1 से गुना किया गया तो वही संख्या प्राप्त हुआ। जब पुनः
-2 लिया गया और -2 हमारा क्या है, एक पूर्णांक। जब इनको 1 से गुना किया गया तो हमारा आंसर आया -2। उसी प्रकार जब हम 2/3 एक परिमेय संख्या ली और इसको जब 1 से गुना किए तो हमारा आंसर आ गया 2/3। इससे पता चला कि अगर किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या गुणात्मक तत्समक कहलाती है। किसी संख्या में 1 से गुना करने पर अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो वही संख्या गुणात्मक तत्समक कहलाती है। 2 का गुणात्मक तत्समक 2 होगा। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि मैं अगले कॉन्सेप्ट नए तरीके और नए ढंग से सिखा सकूं। धन्यवाद।